हाय गाइस। मेरा नाम है डॉक्टर पीयूषकांत पाठक एंड मैं थर्ड ईयर एनेस्थीसिया रेसिडेंट। तो कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे मुझसे, जो लोग एनेस्थीसिया ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनके सवाल ये थे कि कैसे वो ये चीज डिसाइड करें कि कौन सा कॉलेज उनके लिए बेटर है या कौन सा कॉलेज उन्हें चूज करना चाहिए, नहीं चूज करना चाहिए, जिनके पास ये कॉलेज चूज करने की लिबर्टी है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो एनेस्थीसिया से रिलेटेड ही है कि एनेस्थीसिया ज्वाइनिंग, अगर आप एनेस्थीसिया में रेसिडेंसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिसपे आप ये डिसाइड करें कि ये कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा या नहीं। ओवरऑल ब्रांच के हिसाब से जो कॉलेज डिसाइड करना है उस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि आपको होम टाउन पे लेना चाहिए और स्टाइपेंड बॉन्ड सब देखना चाहिए। ये चीजें उससे हटके हैं कि जब आपके पास ऑप्शन है, अब आप स्टक हो रहे हैं दो या तीन ऑप्शन में कि मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, इसमें मेरे लिए क्या बेटर रहेगा और क्या नहीं। तो वैसे केस में आप कैसे डिसाइड करें कि एनेस्थीसिया ब्रांच में कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा। ये वीडियो उससे ही रिलेटेड है। बाकी ब्रांच के प्रोज और कॉन्स तो आप सबको पता ही है, आपने भी पहले कई काफी जगह सर्च कर लिया होगा, काफी लोग आपको बता भी चुके होंगे कि कुछ डिसएडवांटेज हैं इस ब्रांच में, जैसे कि इस ब्रांच में कोई ग्लैमर नहीं है, इस ब्रांच में आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। आप बिहाइंड द कर्टेन्स काम करेंगे चाहे 20 साल भी हो जाए तो भी लोग आपको नहीं जानेंगे, जानेंगे तो कुछ लिमिटेड लोग ही जानेंगे। डॉक्टर फ्रेटर्निटी में आपकी जान पहचान होगी, वहां आपको सारे सर्जन, हर फील्ड के सर्जन जानते होंगे, लेकिन जनरल पब्लिक आपको इतना नहीं जान, यानी कि इतना रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। दूसरा, डिपेंडेंसी रहेगी, हमारी भी सर्जन पे रहती है, सर्जन की हमारे पे भी रहती है, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन आपको बना के रखना पड़ेगा। हर बात पे आपके कैंसिल करें, ऐसा करेंगे तो आगे आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो चीज भी आपको अवॉइड करनी है। तो ये तो इंडिविजुअल लेवल की बात हो गई कि आपको किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है। बाकी इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे डिग्री खत्म होते ही आपको अच्छी डिसेंट पे पे नौकरी मिल जाती है। इस ब्रांच का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आपको बहुत वास्ट नॉलेज हो जाती है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इसका कोर्स मैं आपको पहले ही बता दूं बहुत ज्यादा है, एनेस्थीसिया में कोर्स बहुत ज्यादा रहता है, आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आप इंट्रॉप मैनेज कर पाएंगे। जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, इंट्रॉप बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आती है, आप बेसिकली इंट्रॉप फिजिशियन है, उस टाइम पे कुछ भी हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, पेशेंट अरिथमिया में जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब आपको ही मैनेज करना है। वहां पे आप ही हैं जो मेडिसिन बैकग्राउंड से जुड़े होते हैं। लेकिन अगर आप एनेस्थीसिया में घुस जाएंगे तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो मैं मानता हूँ होता है कि आप किसी भी तरह की इमरजेंसी से डरते नहीं है, आपका डर खत्म हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट कि आपके पास अगर बहुत पैसे नहीं है, इस ब्रांच में आपको अपना कैरियर बनाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, आपने बस अपनी सीट उठाई, डिग्री खत्म की, एंड विद नो इन्वेस्टमेंट यू कैन जस्ट जंप इनटू द मार्केट और आप जाइए हर जगह अपना अपने केस कराइए और आप मार्केट कैप्चर कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेज भी थे। लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एनेस्थीसिया लेना है, तो हॉस्पिटल आप कैसे डिसाइड करें या मेडिकल कॉलेज आप कैसे डिसाइड करें कि आपके लिए बहुत बेटर हो। तो दो चीज है जो हम एनेस्थीसिया में देखते हैं, एक आईसीयू और एक ओटी। तो ऐसा हो सकता है कि कई जगह पे दोनों चीजें बहुत अच्छी मिले तो वो तो बेस्ट है। बट अगर एक जगह में आईसीयू की आपको रिपोर्ट मिल रही है कि आईसीयू इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, कम प्रोसीजर होते हैं, या आईसीयू बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, पोस्ट ऑफ वार्ड जैसा है, और लेकिन वहाँ ओटी ज्यादा होती है, और दूसरी जगह जहाँ ओटीज कम होती है, आईसीयू वाले पेशेंट ज्यादा है, क्रिटिकल पेशेंट ज्यादा है वहाँ पे। ऐसे केस में तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जहाँ पे ओटीज ज्यादा है, जहाँ पे ओटीज ज्यादा वैरायटी की हो रही है, जहाँ पे ज्यादा टाइप्स ऑफ सर्जरीज हो रही है, टाइप्स ऑफ सर्जरी से मेरा मतलब है सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे आप मान लीजिए जनरल सर्जरी और ईएनटी, गायनी, ऑर्थो, ये ऑलमोस्ट सब जगह हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे सुपर स्पेशलिटीज है, सुपर स्पेशलिटी जैसे जहाँ पे न्यूरो सर्जरी हो रही है, पीडियाट्रिक सर्जरी हो रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सर्जरीज हो रही है, सीटीवीएस हो रहा है। अगर आप ऐसी जगह से एनेस्थीसिया उठाएंगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। जैसे मैं यहीं का एडवांटेज हूँ, यहाँ का न्यूरो सर्जरी बहुत फेमस है, तो यहाँ न्यूरो सर्जरी तो बहुत होती है, साथ ही साथ में यहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी भी होती है काफी, हम लगभग हर दिन ही होती है। और टेफ और सीडीएच के जैसे पेशेंट जो होते हैं, यूजुअली बहुत जगह पे लोगों को एक्सपोजर भी नहीं होता है, और वैसे केस हम यहाँ रोज कराते हैं। तो पीडियाट्रिक सर्जरी भी खूब होती है, जीआई सर्जरी भी होती है। ओनली थिंग जो यहाँ पे नहीं होती है वो है सीटीवीएस, कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी ग्वालियर में बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ पे सीटीवीएस सेंटर नहीं है, तो उस सर्जरी का मुझे एक्सपोजर नहीं है। लेकिन ये बाकी जितनी सर्जरीज हैं, जैसे न्यूरो सर्जरी हो गई, जीआई सर्जरी हो गई, पीडियाट्रिक सर्जरी हो गई, आप किसी एक न्यू एनेस्थेटिस्ट को अगर बोलेंगे जाके केस कराने को, तो अगर उसका उतना डिसेंट एक्सपोजर नहीं है तो वो डरेगा, उसको डर लगेगा।
क्योंकि हर सर्जरीज की अपनी अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होती हैं और ये तीनों ही क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनकी सर्जरीज भी बहुत क्रिटिकल होती है। पीडियाट्रिक में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, न्यूरो में इतने हेमोडायनेमिक फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर एनेस्थेटिस्ट पहले इन चीजों से एक्सपोज नहीं हुआ है, उसके सेंटर में इतनी सर्जरीज नहीं होती थी, तो उसको कराने में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है वो ना भी करा पाए, वो कॉन्फिडेंट ना हो, वो केस मना भी कर सकता है। लेकिन अगर आप आज मुझे बोले, मैं थर्ड ईयर में ही हूँ, और आप मुझे बोले कि जाके अकेले तू न्यूरो सर्जरी के केस करा दे या पीडियाट्रिक के केस करा दे, तो मैं बिल्कुल करा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपोजर हो चुका है। तो मेरे को ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इन सर्जरी से इतना डर नहीं लगता है। मैं अकेले जाके भी, अकेले एज एन एनेस्थेटिस्ट जाके भी न्यूरो के, पीडिया के, गैस्ट्रो के बड़े बड़े केस में, गैस्ट्रो में विपल्स जैसे केस की बात कर रहा हूँ, न्यूरो में जो पोस्टीरियर फोसा होते हैं, सिटिंग में होते हैं, प्रोन में अलग अलग पोजिशन में होते हैं, मैं इन सब केसेस की बात कर रहा हूँ। ये भी मैं अकेले करा सकता हूँ। अकेले इन द सेंस, ऑब्वियसली मुझे हैंड्स चाहिए होंगे, मुझे आप टेक्नीशियंस या वो लोग तो लगेंगे, क्योंकि उसमें हैंड्स लगते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। बट मुझे ऐसे साथ में फेलो एनेस्थेटिस्ट नहीं चाहिए, मैं बिना उनके भी ये केसेस करा सकता हूँ। तो इतना एक्सपोजर यहाँ क्योंकि मुझे हो गया है कि, तो इससे रिलेटेड कॉन्फिडेंस है, मैं ये बात कर सकता हूँ। सीटीवीएस का मुझे एक्सपोजर नहीं है। अगर कोई मुझे कार्डियक सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी कोई भी बोलेगा जाके कराने को, तो वो मैं नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसका एक्सपोजर नहीं है। तो मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ। अब मैंने पढ़ा तो है बुक्स में, लेकिन ये तो ऐसी ब्रांच है कि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर ही मैटर करता है। तो सीटीवीएस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि तो मैं सीटीवीएस की सर्जरी नहीं करा सकता हूँ। बट बाकी हर तरह की सर्जरी यहाँ पे होती है। तो आप जरूर ये देखिए कि आप जो भी सेंटर चूज कर रहे हैं, वहां पे कितनी वैरायटी ऑफ सर्जरीज हो रही है, कि आपको कितनी सुपर स्पेशलिटी से, मैं ये नहीं कह रहा जनरल सर्जरी में जो सुपर स्पेशलिटी आती है, जीआई, पीडियाट्रिक, न्यूरो, कार्डियो, आपको कितनी सुपर स्पेशलिटीज में एक्सपोजर मिल पाएगा। आप ये जरूर देखिए, ओटी में ये पार्ट देखना बहुत जरूरी है। बाकी ये गायनी, ऑर्थो, तो ये तो सब जगह होती रहती है, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं इनके केसेस कराना। इवन डेंटल सर्जरीज, उनके इंट्यूबेशन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वो केस मैनेजमेंट करना भी थोड़ा टफ रहता है, उसमें एयरवे मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो डेंटल सर्जरीज का भी एक्सपोजर, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा कि आपको वहाँ पे ओटीज में कितनी वैरायटी ऑफ सर्जरीज का एक्सपोजर मिल रहा है। बाकी आईसीयू की सर्जरीज हो रही हैं, तो उनका अपना एक पोस्ट ऑफ वार्ड रहता है, जहाँ पे बेसिक आईसीयू मैनेजमेंट तो रहती ही है, वेंटिलेटर्स रहते ही हैं, तो उतना आईसीयू आप यहाँ भी सीख जाएंगे। आप सिर्फ ये सोच के कि वहाँ का क्रिटिकल केयर बहुत अच्छा है, किसी जगह का क्रिटिकल केयर बहुत अच्छा है, और लेकिन ओटी में कॉम्प्रोमाइज आपके हो जाए और आप ऐसी जगह चले जाएं, तो मेरे ख्याल से वो डिसीजन उतना अच्छा नहीं रहेगा एज एन एनेस्थेटिस्ट। क्योंकि एज एन एनेस्थेटिस्ट आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं होगा जब आप मार्केट में आएंगे कि आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ठीक कर रहे हैं। टाइम ऐसा आ गया कि छोटी छोटी चीज के लिए भी, इनफैक्ट इवन ट्रेक्योस्टोमी के लिए भी अब जो अटेंडेंट्स होते हैं, वो ये डिमांड करते हैं कि ईएनटी सर्जन ही आके करे, वो किसी और को नहीं करने देते हैं। इवन इंटेंसिविस्ट को कई जगह रोक देते हैं, नहीं हमें ईएनटी की, उन्हें ईएनटी सर्जन से ही कराना है। तो आईसीयू में आप 1 साल कहीं भी बाद में एसआरशिप या फेलोशिप करके अपनी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 साल ओटी का एक्सपोजर है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप 1 महीने में, 2 महीने में किस पर्टिकुलर ब्रांच के मास्टर नहीं बन जाएंगे। तो पूरे 3 साल में रोटेशन होता रहेगा, आप देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, हर साल कुछ नया सीखते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि वैरायटी ऑफ सर्जरीज से आप जितना एक्सपोज हो जाए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा एज एन एनेस्थेटिस्ट, ताकि जब आप मार्केट में होते हैं, तो आपको कोई भी केस करे, आपको न्यूरो सर्जन भी बुला रहा है, आपको ऑर्थोपेडिशियन भी बुला रहा है, आपको गायनोकोलॉजिस्ट भी बुला रहा है, तो आप कॉन्फिडेंट रहें, आपके पास टाइम है, तो आप जाके केस करा सके, और ऐसे में ही आपकी मार्केट वैल्यू और मार्केट डिमांड भी बढ़ेगी। और जैसे सीटीवीएस का यहाँ पे नहीं है, तो मैं सीटीवीएस के केस नहीं करा पाऊंगा जब तक मैं इसका एक्सपोजर ना ले लूं। मुझे शायद अलग से इसके लिए थोड़ा ऐसी जगह पे जाके एसआरशिप करूं, या ऐसी जगह पे जाके फेलोशिप करूं जहाँ सीटीवीएस का एक्सपोजर हो। सेकेंडली, सीटीवीएस में मेरे को ये भी लगता है कि जो कार्डियक एनेस्थेटिस्ट को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है, उनको ही बुलाया जाता है केस कराने। तो सिर्फ एमडी एनेस्थीसिया करके केसेस कराने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि मुश्किल ही है कि आपको बुलाया भी जाए। इसलिए मुझे बहुत दुख नहीं है कि सीटीवीएस का एक्सपोजर नहीं है, होता तो बहुत अच्छा होता, नहीं तो मैं जाके सीख लूंगा। लेकिन सीटीवीएस के केसेस के लिए मैं मानता हूँ कि यूजुअली वो कार्डियक एनेस्थेटिस्ट को बुलाते हैं। बल्कि लेकिन न्यूरो सर्जरी के केसेस तो यहाँ एक नॉर्मल एमडी एनेस्थेटिस्ट भी करा रहा है। आप एनेस्थीसिया करके भी ये सारे केसेस करा सकते हैं। अगर आपको कॉलेज लेवल पे, हॉस्पिटल लेवल पे इसका एक्सपोजर है, तो ही आप करा पाएंगे। तो जब आप डिसाइड करें कि कौन सा कॉलेज आप पिकेंगे, तो प्लीज मेक श्योर कि वहाँ पे आपको ये पता हो कि वहाँ कितनी वेराइटीज ऑफ सर्जरीज होती हैं, ताकि इस चीज का फायदा आपको आगे मार्केट में आके बहुत होगा। क्योंकि आप भी एमडी एनेस्थीसिया, तो एक्सपेक्ट करेगा आप सब कुछ करा सके। आप जैसे न्यूरो सर्जरी में ही देख लीजिए, न्यूरो सर्जन भी स्पाइन सर्जरी करते हैं, और कुछ जगह कुछ ऑर्थोपेडिशियंस भी करते हैं। तो
ऑब्वियसली ये न्यूरो वाले ऑर्थो वालों से बात करते रहते हैं, तो ऐसे ही तो कम्युनिकेशन बिल्ड होता है ना। तो न्यूरो वाला बताएगा कि एक एनेस्थेटिस्ट है, वो मेरे ये केस भी कराता है, ये भी करा देता है, अच्छा है। तो फिर वहां से ऑर्थो वाला भी आपको जानने लगेगा, वो आपको बुलाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ही आप अपनी मार्केट क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए जरूर ये देखिए कि वहां पे जितनी टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ सर्जरीज आपको मिल सके होती हो। आईसीयू बेसिक आपको सब जगह मिल जाता है, उतना सीखने को मिल जाता है। आईसीयू में जो हमारे प्रोसीजर्स रहते हैं, जैसे सेंट्रल लाइन डालना है, परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी करनी है, या जो भी प्रोसीजर रहते हैं, उतने आप सब जगह सीख जाएंगे। बिल्कुल आईसीयू को ही अपनी प्रायोरिटी मान के और ओटी का एक्सपोजर कॉम्प्रोमाइज हो जाए ऐसी जगह मत जाइए। यही मैं बस बताना चाह रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। बाकी तो आई थिंक काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आपने सोच लिया आप एनेस्थीसिया लेने वाले हैं, तो इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, शायद आप डिसीजन अच्छा ले पाए। मैं नहीं चाहूंगा आप किसी ऐसे कॉलेज में चले जाए जहाँ पे इतनी टाइप ऑफ सर्जरीज ही नहीं होती हैं, आप वही सर्जरी 3 साल तक कराते रहे, तो आपका एक्सपोजर लिमिटेड रह जाएगा। क्योंकि ये 3 साल का जो लर्निंग पीरियड है ना, जितनी लर्निंग इन 3 सालों में हो जाती है, फिर वो कभी नहीं होती है। तो यही मैसेज मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहता था। आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि उस क्वेश्चन का आंसर और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा। तो बस ऐसे ही ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा मौका आपके पास मिला है, ये जो टाइम है इसमें पूरा एक्सपोज कर लीजिए, चीजों को समझ लीजिए अंदर से बाहर तक, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन बना पाए। आप अच्छा डिसीजन बनाएंगे तो एक अच्छा डॉक्टर बन के बाहर निकलेंगे और लाइफ में भी खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। सो थैंक यू।